अपने फैंस को ऑफिशियली अलविदा कहने के लिए मैंने एक शो में व्हाट्स इम्पॉसिबल गाया, जिसने मेरे 8 बिलियन फैंस को हैरान कर दिया और उन पुराने फैंस को भी जो लंबे समय से शांत थे उन्हें पागल कर दिया। वो बस यही प्रे कर रहे थे कि मैं रुक जाऊं और गाना गाता रहूं। जब मुझे मिशेल का कॉल आया तो मैं फूड डिलीवरी कर रहा था। बाहर धूप आग उगल रही थी। मैंने अपने माथे से पसीना पहुंचा और फोन उठाया। मैडम मिशेल, आज मूड इतना अच्छा कैसे है कि आपको मुझे कॉल करने का टाइम मिल गया। ये सुनकर मेरे रिलैक्स टोन पर मिशेल को थोड़ी राहत मिली। हम दोनों कॉलेज के दोस्त थे और सालों से बेस्ट फ्रेंड थे। बस पिछले कुछ सालों में हमारी बात थोड़ी कम हो गई थी। 10 साल पहले मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। ओरिजिनल बॉडी का ओनर एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था जिसके माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। बहुत गरीब था और स्टूडेंट लोन के बोझ के तले इतना दबा था कि सांस लेना मुश्किल था और फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने अपनी जान दे दी थी। मैंने उन बिल्स को देखा और एक कोल्ड डिसीजन लिया। एक ऐसी दुनिया में जहाँ इंटरनेट सिंगर का कॉन्सेप्ट अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मैंने लगातार ग्रे एवेटर, व्हाट्स इम्पॉसिबल, रोज फ्यूनरल जैसे हिट गाने रिलीज किए जो पूरे देश में तुरंत फेमस हो गए। लेकिन बहुत ज्यादा फेमस होने की वजह से मैंने बड़ी कंपनीज के प्रॉफिट में दखल दिया। मैनेजमेंट कंपनी ने बड़ी बेशर्मी से मेरा करियर फ्रीज कर दिया। निराश और हारा हुआ महसूस करते हुए मैंने डिसाइसिवली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी। आम लोगों की भीड़ में गायब हो गया और छोटे मोटे फिजिकल काम करके अपना गुजारा करने लगा। मिशेल अभी एक म्यूजिक शो प्रोड्यूस कर रही है, फ्यूचर स्टार नाम का एक टैलेंट शो। ब्रॉडकास्ट का दिन आने वाला है और एक कंटेस्टेंट का जज के साथ बहुत बुरा झगड़ा हो गया। वो गुस्से में शो छोड़कर चला गया। शो वालों को समझ नहीं आया कि क्या करें। तभी उसे इस सिचुएशन को बचाने के लिए मेरी याद आई। उसे उम्मीद थी कि मैं उसकी जगह स्टेज पर परफॉर्म कर सकता हूँ। मुझे हेजिटेट करता देख उसने एक और लाइन डाल दी, क्या तुम सच में पूरी जिंदगी फूड डिलीवरी ही करना चाहते हो? मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर एक कड़वी हंसी हंसा। तो तुम्हें पता चल गया? उसने जवाब दिया, बेशक। मिशेल थोड़ी गुस्से में थी क्योंकि मैं कोशिश नहीं कर रहा था। उसने कहा, शो की रिकॉर्डिंग के लिए आओ, ये मेरी भी मदद होगी और खुद को भी एक चांस दो। इतने साल बीत गए हैं, अपने फैंस को एक एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए ना। मैं बोलने वाला था कि अब मेरे फैंस बचे ही कहाँ हैं, पर फिर सोचा 10 साल का दुख भुलाना आसान नहीं है, तो इस मौके का फायदा उठाकर अपने पास्ट को एक परफेक्ट फुल स्टॉप दे देना चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगा। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और फिल्म क्रू के कंटेस्टेंट वेटिंग रूम में गया। क्योंकि मेरी एज बाकी कंटेस्टेंट से थोड़ी ज्यादा थी, सिंपल और साफ कपड़े पहने हुए थे मैंने। उन यंग ट्रेनीज ने मेरी तरफ अजीब और दूरी भरी नजरों से देखा। किसी ने मुझ इस अनजान आदमी को नहीं पहचाना कि मैं वही म्यूजिक जीनियस हूँ जो 10 साल पहले पूरे देश में फेमस था। थोड़ी देर बाद बैक स्टेज स्पीकर पर आवाज आई, मेरा नाम साफ पुकारा गया। आखिरकार मेरे स्टेज पर आने की बारी आ ही गई। बैक स्टेज की लाइट्स डिम थी। लंबे कॉरिडोर के एंड में स्टेज की चमकती हुई लाइट्स थी। स्टेज के नीचे ऑडियंस की छोटी छोटी आवाजें और जजेस की तरफ से हलचल सुनाई दे रही थी। इंट्रो म्यूजिक धीरे से बजना शुरू हुआ। मैं एक एक कदम बढ़ाकर स्टेज पर आया। स्टेज के नीचे अचानक सन्नाटा छा गया। चारों जजेस की निगाहें एक साथ मुझ पर टिक गई। मैक्स ने सबसे पहले आवाज उठाई। उसके टोन में खुली हुई बेइज्जती थी। हे अंकल, क्या आप गलती से गलत जगह पर आ गए हैं? मैं एडवाइस करूंगी कि आप घर जाएं, शीशा देखें और फिर इस शो में पार्टिसिपेट करने आए। मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने आराम से साफ आवाज में और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जज साहब, मुझे लगता है एक सिंगर के लिए सिर्फ गाना आना काफी है। मैक्स कुछ और पॉइंट आउट करने ही वाली थी कि स्टेज पर म्यूजिक बजने लगा। एक जेंटल और हीलिंग मेलेडी पूरे हॉल में फैल गई, जिसने उस ऑकवर्ड माहौल को तुरंत खत्म कर दिया। मैंने माइक को कस के पकड़ा, आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो मेरी आंखों की सारी हेजिटेशन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सिर्फ कामनेस और जेंटलनेस ही बची थी। मैंने अपने होंठ खोले। जजेस के पैनल में विक्टर का चेहरा अचानक बदल गया। वो अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज में इमोशन कांप रही थी। ये वही है, ये तुम ही हो। इस पल में ऐसा लगा जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हो। दिल खुशी से भर गया। उस साल विक्टर ने मेरे साथ सेम स्टेज पर परफॉर्म किया था। म्यूजिक के बारे में बहुत सी बातें की थी। इस वक्त हमारा मिलना बहुत खुशी की बात थी। लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा कॉम्प्लेक्स हो गया। तुम इस हालत तक कैसे पहुंच गए? तुम्हारे पास पहनने के लिए ढंग का स्टेज आउटफिट भी नहीं है। बाहर अफवाहें थी। मैंने इंडस्ट्री इसीलिए छोड़ी क्योंकि मैं काफी पैसे कमा चुका था। अब लगता है इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। विक्टर को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। जब व्हाट्स इम्पॉसिबल का इंट्रो बजा तो वेनेसा और डेविड भी पूरी तरह शॉक हो गए। उनकी यूथ की यादें जो सालों से धूल खा रही थी अचानक से एकदम स्ट्रांगली जाग उठी। पिछले कुछ सालों में म्यूजिक मार्केट सिर्फ ब्रेकअप के दर्द और गले फाड़ के रोने वाले गानों से भरा पड़ा था और व्हाट्स इम्पॉसिबल बहुत जेंटल और हीलिंग था और प्योर खुशी के बारे में गाता था। उस साल इसी इमोशन की वजह से इसने पूरे म्यूजिक सीन में आग लगा दी थी। उनके लिए मैं एक आउटडेटेड सिंगर नहीं था, बल्कि उनकी पूरी यूथ का सिंबल था। उन दोनों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अपने जज वाले रोल की डिग्निटी मेंटेन की, पर फिर भी खुद को रोक नहीं पाए और खड़े होकर म्यूजिक के साथ धीरे धीरे हाथ हिलाने लगे। पूरे स्टूडियो में सिर्फ मैक्स ही आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। वो नए जनरेशन की थी। उसने मेरा एरा नहीं देखा था। ना सिर्फ उसे मेरे बारे में कोई इंप्रेशन था, बल्कि उसे बाकी 3 जजेस से मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते देख जेलसी हो रही थी। उसे शो के वीआईपीज का हमेशा बड़ा सपोर्ट मिला था। अब कहां से मुझ जैसे एक अंकल आ गया जिसने अचानक सबको इतना हिलाकर रख दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बैक स्टेज वेटिंग रूम में जो कंटेस्टेंट पहले मुझ पर ध्यान
ध्यान भी नहीं दे रहे थे, अब सब हैरान थे। मेरी प्रो सिंगिंग स्किल्स, टॉप टियर सॉन्ग राइटिंग, मेरी स्टेज प्रेजेंस जो मेरी हड्डियों में बसी थी, वो उनके लेवल से बहुत ऊपर था। किसी ने तुरंत अपना फोन निकाला और मेरा नाम सर्च किया, पर उन्हें सिर्फ थोड़ी बहुत पुरानी न्यूज मिली और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर तो ये गाना था भी नहीं। उन्हें कहाँ पता था कि उस साल मुझे पूरी तरह बैन करने के लिए बहुत सी एंटरटेनमेंट कंपनीज ने हाथ मिला लिया था और इंडस्ट्री में मेरे लगभग सारे नामो निशान मिटा दिए थे। मेरे सारे गाने सब प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए थे। यही वजह थी कि आज की जनरेशन मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी। शो के डायरेक्टर ने कैमरा में देखा और रिग्रेट के साथ एक लंबी सांस ली। अगर इसने उस साल इंडस्ट्री ना छोड़ी होती तो आज ये हेवनली किंग लेवल पर होता। उसने मिशेल की तरफ देखा। मिश, इस बार सच में तुम्हें इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन मिशेल हंस नहीं पाई। वो किसी और से बेहतर समझती थी। आज मैं स्टेज पर कमबैक करने नहीं बल्कि अलविदा कहने आया था। लाइव स्ट्रीम रूम में मेरे नए फैंस की गिनती तेजी से बढ़ने लगी। मेरी पॉपुलैरिटी ने तुरंत बाकी सारे कंटेस्टेंट को कंप्लीटली डोमिनेट कर लिया। लेकिन पुराने फैंस जो मुझे पहचान पाए वो बहुत कम थे। कुछ पुरानी यादों वाले कमेंट्स तेजी से नए व्यूअर्स के सवालों के नीचे दब गए। क्या ये सच में इतना औसम है? मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। बहुत अच्छा गा रहा है। मिशेल का दिल धीरे धीरे डूबने लगा। स्टेज पर आखिरी लाइन गाने के बाद मैंने माइक नीचे रखा, एक लंबी सांस ली और जजेस की तरफ धीरे से बो किया। हेलो जजेस। विक्टर सबसे पहले माइक उठाकर बोला। इमोशनल हो गया मैं। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैंने उसे जवाब दिया, बेशक तुम मुझे याद हो दोस्त। उस साल टीचर विक्टर ने मुझे म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। विक्टर का चेहरा सीरियस हुआ। क्लियर है कि हमने इक्वालिटी के साथ एक दूसरे से सीखा था, पर जब मैंने इतने हम्बल और पोलाइट तरीके से बोला तो विक्टर ने हाथ हिलाया। मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? उस साल हम एक ही स्टेज पर थे। उसने अचानक अपनी टोन चेंज की और खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया, उस साल तुम अचानक म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़कर क्यों चले गए थे? इन सालों में आखिर हुआ क्या था? मैंने अपने होंठ हिलाए और आखिर में बस धीमे से कहा, कुछ नहीं, थक गया था तो आराम करने चला गया। विक्टर समझ गया कि मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता तो उसने आगे और नहीं पूछा, सीधा पास बटन दबा दिया। वापस आ गई, यही बहुत है। तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी, मैं तुम्हें पास करता हूँ। वेनेसा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपने आइडल यानी मुझसे कहा, मैं आपके गाने सुनकर बड़ी हुई हूँ, और उसने भी ग्रीन लाइट दबा दी। इंट्रोवर्ट डेविड ने ज्यादा बात नहीं की, उसने भी चुपचाप पास बटन दबा दिया। अब सिर्फ मैक्स के एक वोट की जरूरत थी मुझे इजीली नेक्स्ट राउंड में प्रमोट होने के लिए। लेकिन अगले ही सेकंड एक आंख चौंधिया देने वाली रेड लाइट जल उठी। मैक्स ने बिना किसी हेजिटेशन के अपना डिसीजन दे दिया। पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। विक्टर हैरानी से मुड़ा। वेनेसा और डेविड कंप्लीटली कंफ्यूज थे। मैक्स ने ठंडी आवाज में कहा, पहली बात, तुम्हारा म्यूजिक बहुत पहले ही आउटडेटेड हो चुका है। इसमें आज के ट्रेंडिंग एलिमेंट्स की कमी है। दूसरी बात, मुझे सीधा बोलने के लिए माफ करना। लिस्पिंग, स्वैलो नोट्स, मैंने ऐसी कोई फॉल्स वॉइस ट्रांजिशन नहीं सुनी जिसकी जरूरत थी। तुम्हारी सिंगिंग टेक्निक बेसिक स्टैंडर्ड पर भी नहीं है। ये सुनकर आसपास का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। विक्टर अपोज करने ही वाला था, पर मैं बहुत शांत दिख रहा था। मैंने एक रिलीव्ड स्माइल दी। जज के क्रिटिसिज्म के लिए शुक्रिया। दरअसल आज मैं यहाँ एसेंशियली अपने फैंस को ऑफिशियली अलविदा कहने आया था। उस साल मुझे मौका नहीं मिला था। अब मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। गुड बाय एवरीवन। किसी के रिएक्ट करने का वेट किए बिना मैं मुड़ा और स्टेज से नीचे उतर गया और सीधा स्टूडियो के बाहर निकल गया। लाइव स्ट्रीम रूम अचानक ब्लास्ट हो गया। फैंस को मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैक्स के फैंस और ट्रोल आर्मी ने जल्दी से कमेंट्स कंट्रोल कर लिए। मेरे आउटडेटेड गाने का मजाक उड़ाने लगे। सिंगिंग टेक्निक्स ऑर्डिनरी है। बैकस्टेज के कंटेस्टेंट गुस्से में थे। पहले वो एस ग्रेड कंटेस्टेंट को निकाला और अब इसकी बारी। क्या ये शो सच में रियल टैलेंट दिखाता भी है? स्टूडियो के बाहर मैं जैसे ही मेन गेट से बाहर निकला, मिशेल ने मुझे आकर पकड़ लिया। रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसने अपने होंठ काटे, दुख से पूछा, क्या तुम सच में अब कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस नहीं आओगे? मैं काफी देर चुप रहा। जब मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों में अकेलापन और अनफुलफिल्ड ड्रीम्स थे। मिशेल, तुम्हें पता है, सच तो ये है कि सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाइड मैं ही हूँ। मिशेल की आवाज गले में अटक गई। उसे अचानक रियलाइज हुआ कि बार बार मुझे मनाना बस मेरे उस जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था जो अब तक नहीं भरा था। सॉरी, इट्स ओके मिशेल। मैं मुस्कुराया। मेरी टोन वापस पहले जैसी लाइट हो गई। जब शो की रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। धूप अभी भी वैसी ही तेज थी। मैं मुड़ा और सड़क किनारे अपनी डिलीवरी बाइक की तरफ चला गया। 10 साल की ग्लोरी, 10 साल की खामोशी, व्हाट्स इम्पॉसिबल गाकर मैंने अपने यूथ, अपने फैंस और खुद को अलविदा कह दिया था। आखिरकार ये चैप्टर क्लोज हो गया था, लेकिन मिशेल समेत सबने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी थी। फ्यूचर स्टार की मेन ऑडियंस मोस्टली टीनेज लड़कियां थी। वेनेसा के फैंस या मैक्स के यंग मेल फैंस की एज नॉर्मली ज्यादा नहीं थी। इसीलिए जिस पल मुझे शो से एलिमिनेट किया गया, एक बहुत बड़ा तूफान पूरे सोशल मीडिया पर आने वाला था। सब कुछ बस अभी शुरू ही हो रहा था। अपार्टमेंट 1301 यूनिट 4, ये मेरे शो की रिकॉर्डिंग पर जाने से पहले आखिरी फूड डिलीवरी का एड्रेस था। जब मेरी एक फैन फियोना सोफे पर कर्ल करके बैठी थी, अभी अभी आए हॉटपॉट को गर्म कर रही थी और टीवी पर फ्यूचर स्टार का लाइव पॉडकास्ट देख रही थी। एंड 2 एपिसोड देखने के बाद उसे किसी भी कंटेस्टेंट की सिंगिंग स्किल्स कुछ खास अच्छी नहीं लगी। बस सब दिखने में अच्छे और डिसेंट लग रहे थे। वो सर झुकाकर अपने मीट स्लाइस को हॉटपॉट में डुबो रही थी। उसके चॉपस्टिक्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे, जब तक कि टीवी से मेरी शांत पर क्लियर आवाज नहीं आई। मुझे लगता है एक सिंगर के लिए बस गाना आना चाहिए। मुझे बाद में पता चला कि फियोना का हाथ झटके से कांप गया। उसके चॉपस्टिक हवा में रुक गए। उसने तेजी से अपना सर उठाया। उसकी आंखों में डिसबिलीव था। वो अपने आइडल को देख
देखकर उस मीट स्लाइस को भी भूल गई जिसे वो डुबो रही थी। उसने उसे साइड में फेंक दिया और अपनी आंखें जोर से मली। ये मैं ही था। भले ही 10 साल बीत गए थे, वक्त ने मुझे थोड़ा मैच्योर और रफ बना दिया था, पर वो चेहरा, वो आवाज, वो इस जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती थी। एक तरफ वो बहुत ही इमोशनल और खुश थी और दूसरी तरफ उसने तुरंत रियलाइज किया मेरी करंट अपीयरेंस बहुत ज्यादा डाउन लग रही थी। उसका दिल दर्द से थर्रा गया। इन सालों में मैं बिल्कुल अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा था, खासकर जब उसने देखा कि मैं मैक्स के क्रिटिसिज्म को इतने आराम से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके दिल में और तेज दर्द हुआ। उसे याद था 10 साल पहले मैं कितना प्राउड और शाइन करता था, एक वक्त का सुपरस्टार, पर आज एक जूनियर मुझे पब्लिक के सामने क्रिटिसाइज कर रहा था और मैं बस चुपचाप से सह रहा था, जैसे जिंदगी ने मेरे सारे शार्प एजेस को कम्प्लीटली मिटा दिया हो। एक लॉन्ग टाइम फैन होने के नाते ये उसके लिए एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल था। जब व्हाट्स इम्पॉसिबल की मेलोडी बजी, फियोना के इमोशंस थोड़े शांत हुए। वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली उस मेलोडी के साथ गुनगुनाने लगी। बहुत अच्छा है। इन सालों में इंटरनेट से मेरे सारे रिकॉर्डिंग्स मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। वो बस अपनी यादों में ही मुझे सुन सकती थी। आज मेरी आवाज को फिर से सुनकर वो इतनी इमोशनल हुई कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। थैंक गॉड। भले कितने साल भी बीत गए, मेरी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले थी। उस साल के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि गाना एक्चुअली मैंने अपने फैंस को डेडिकेट किया था। चाहे मेरी पूरी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हमेशा यही उम्मीद करता था कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो हमेशा खुश रहें। बस यही एक विश थी। 10 साल का इंतजार आखिरकार वर्थ इट रहा। वो उम्मीद से भर गई कि मैं शायद वापस आऊंगा, म्यूजिक इंडस्ट्री में वापस आकर फिर से म्यूजिक चार्ट्स पर डोमिनेट करूंगा। लेकिन अगले ही सेकंड मैक्स ने रेड लाइट बटन दबा दिया। एलिमिनेटेड। ये सुनकर उसके सारे इल्यूजन्स टूट गए। ये फिनिश नहीं हुआ ना, तुम ऐसे कैसे किसी को रिप्लेस कर सकते हो? फियोना गुस्से से लाल हो गई और जब उसने सुना कि मैंने कॉन्फिडेंटली कहा कि मैं आज स्टेज पर बस अपनी रिग्रेट्स पूरी करने आया था, जब मैंने ऑफिशियली फैंस को अलविदा कहा, तो वो पूरी तरह शॉक रह गई। ये क्या मजाक है? बिल्कुल नहीं। इतनी मुश्किल से तुम्हारे आने का इंतजार किया था। ये एक अलविदा कैसे हो सकता है? जब उसका दिल आग की तरह जल रहा था, अचानक उसे एक मेन पॉइंट स्ट्राइक किया। वो जानती थी मैं अपने फैंस की इतनी परवाह करता हूँ। अगर सारे पुराने फैंस आगे आकर मुझसे रिक्वेस्ट करें कि मैं वापस आऊँ, तो क्या मैं अपना इरादा बदलूंगा? अगर सोचा जाए तो जब विक्टर ने मुझसे सवाल पूछा था, तो मेरी हेजिटेशन से कोई भी देख सकता था कि मेरे दिल में बहुत डीप इमोशंस थे, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और ना इंसाफी। फियोना ने अब और वेट नहीं किया। उसके फोन में उस साल के कुछ पुराने फैन ग्रुप्स अभी भी थे, QQ और WeChat दोनों पर। उसने क्विकली एक नियरली 1000 लोगों का ग्रुप खोला। अंदर अभी भी काफी एक्टिविटी चल रही थी। ये सब मेरे रिसेंट शो की वजह से था। वहाँ पर कोई बैड बॉय गाना कवर कर रहा था, कोई गेम खेलने के लिए टीम बना रहा था, कोई अपने काम की कंप्लेन कर रहा था, कोई मीटअप प्लान कर रहा था। वो यंग फैंस अब बड़े हो चुके थे, कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर कर चुके थे, फैमिली स्टार्ट कर ली थी, बच्चे थे, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। उनके अभी तक एक्टिव रहने का रीजन बस यही था कि मेरे गाने पूरे इंटरनेट से हटा दिए गए थे। सब आपस में कवर्स शेयर करके अपनी यूथ की आखिरी यादें जिंदा रखे हुए थे। 10 साल में ग्रुप में मेंबर्स कम नहीं हुए, बल्कि बढ़ गए थे। ये जगह कभी पुराने दोस्तों के हैंग आउट करने की पॉइंट बन चुकी थी। फियोना के आते ही लोगों ने चीयर करना शुरू किया। सिस्टर फियोना आ गई, आपकी आवाज में ट्रू फेस गाना सुना है। उसके पास चिट चैट करने का टाइम नहीं था। उसने सीधा एक शॉकिंग मैसेज टाइप किया, ब्रेकिंग न्यूज, मैंने अभी अपने आइडल को एक टैलेंट शो में देखा है। शोर मचा रहा, ग्रुप अचानक शांत हो गया। काफी देर बाद किसी ने डरते हुए पूछा, आज अप्रैल फूल तो नहीं है? सिस्टर फियोना, सपने देख रही हैं क्या? मैं रोज सपने देखता हूँ कि वो वापस आ गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ। जो आदमी 10 साल से गायब था, वो अचानक एक टैलेंट शो के स्टेज पर आ गया। फियोना ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया और सीधा शो का क्लिप जो उसने रिकॉर्ड किया था वो ग्रुप में भेज दिया। अगले ही सेकंड पूरा ग्रुप ब्लास्ट हो गया। ओ माय गॉड, क्या ये सच है? कौन सा शो है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। 10 साल हो गए, मैं तो रो पड़ूंगा। वो जरा सा भी नहीं बदला। स्क्रीन पर मैसेजेस नॉन स्टॉप आने लगे। जो स्टूडेंट्स का फैन ग्रुप था वो अब कॉर्पोरेट लीडर्स बन चुके थे। स्टार्टअप के बॉस एक एक वर्ड केयरफुली पढ़ रहे थे सिर्फ कुछ ही मिनट्स में। जिन्होंने रिप्लाई देखा उनके इमोशंस कंप्लीटली पीक पर पहुंच गए। आइडल की सिंगिंग स्किल्स अभी भी एब्सोल्यूट टॉप लेवल पर है। किसी को याद है ये गाना उसने अपने फैंस के लिए लिखा था? ये मैक्स है कौन? ये बहुत एरोगेंट है। किस बेस पर वो हमारे आइडल को ऐसे ट्रीट कर रहा है? उसकी कंडीशन देखो। इन सालों में उसने जरूर बहुत स्ट्रगल किया होगा। मुझे पब्लिक में जलील होते देख और फिर इजीली एलिमिनेट होता देख सब टूट गए थे। फियोना ने जल्दी से टाइप करके याद दिलाया, जजेस को गाली मत दो, आइडल के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने कहा वो अलविदा कहने आया है। एक सेंटेंस ने सबकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने 10 साल इंतजार किया था, किसी डिसेंट अलविदा के लिए नहीं, वो एक कॉन्सर्ट का, नए लोगों का, और एक बार फिर उस यूथ को देखने का वेट कर रहे थे जो अब वापस नहीं आ सकती। पर हम क्या कर सकते हैं? उस साल की रियलिटी को कोई नहीं जानता। हमारे पास मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स तक नहीं है। उस वक्त किसी ने सजेस्ट किया, आइडल को टैग मत करो, उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब मत करो, फ्यूचर स्टार के ऑफिशियल पेज पर टैग करो। शो वालों को उसे वापस बुलाना ही पड़ेगा।
पड़ेगा। गुड आइडिया, ऐसा ही करते हैं। सब एक डिसीजन पर एग्री हो गए। एक्शन डिवाइड कर लिया गया। कोई दूसरे फैन ग्रुप्स को इन्फॉर्म करने लगा तो कोई अपने क्लासमेट्स और कलीग्स को। इस एज ग्रुप में उस साल ऐसा कौन था जिसने मेरे गाने ना सुने हो। न्यूज बिल्कुल वेव्स की तरह फैल गई। जो फैन आर्मी 10 साल से शांत थी आखिरकार जाग उठी थी। हडसन सिटी के एक लग्जरी ऑफिस में एक यंग बॉस टॉनी ने ग्रुप में मैसेज देखा, आइडल सच में वापस आ गया है। सबको शो के आईपी पर कमेंट्स डालने की बात करते देख उसने स्लाइटली अपना सिर हिलाया और खुद से बोला, तुम्हारा विजन बहुत छोटा है। उसने सीधा अपने सेक्रेटरी को कॉल किया। उसकी आवाज ऐसी थी जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता था। फ्यूचर स्टार शो के आईपी को कांटेक्ट करो, क्रिस को वापस बुलाओ जिसे उन्होंने आज एलिमिनेट किया है, वरना हमारी सारी पार्टनरशिप अभी कैंसिल। क्रिस वैसे मेरा ही नाम है। उसने कॉल कट की। वो मुस्कुराया और एक और लाइन ऐड की, मेट्रो सिटी के लिए एक फ्लाइट बुक करो, मैं खुद जाऊंगा। फिर उसने हडसन सिटी में अपने सारे रिच किड दोस्तों को कांटेक्ट किया। ये सारे बिना किसी एक्सेप्शन के उस साल मेरे क्रेजी फैंस थे। जैसे उन्हें पता चला कि मैं वापस आ गया हूँ, सबने तुरंत मेट्रो सिटी जाने का प्लान लॉक किया ताकि मुझे फेस टू फेस मिल सके। दूसरी तरफ मेट्रो सिटी में फियोना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इन्फॉर्म करने के बाद तुरंत एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। वो एक सिंगिंग स्ट्रीमर थी जिसके लाखों फैंस थे। जैसे ही वो लाइव आई, फैंस हमेशा की तरह मजाक करने लगे, पर वो सीधा लाइव स्ट्रीम के मेन टॉपिक पर आई। क्या किसी को भी आइडल क्रिस याद है? बेशक याद है। क्या तुम फिर उसके गाने गाने वाली हो? फैन के इस रिस्पॉन्स को सुनकर फियोना ने सॉफ्टली मुस्कुराया और कहा, नहीं, आज वो खुद एक शो में वापस आया है। स्क्रीन पर क्वेश्चन मार्क्स की बाढ़ आ गई। जैसे ही उसने स्टेज का क्लिप प्ले किया, लाइव स्ट्रीम रूम के ऑलमोस्ट सारे व्यूअर्स इमीडिएटली भाग गए। सब लोग ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम देखने चले गए और फियोना को इस पर गुस्से आने के बजाय खुशी हो रही थी। ये है मेरा चार्म। और इस लड़की का नाम है बेन। सदर्न एंटरटेनमेंट न्यूज पेपर की एक एडिटर बहुत एक्साइटेड होकर टाइटल टाइप कर रहा था। एक पूरी जनरेशन की यूथ वापस आ गई। पिछले दशक का म्यूजिक जीनियस टैलेंट शो पर इम्प्रेस करता है, पर चीफ एडिटर ने उसे पूरी तरह डांट दिया। क्रिस किस खेत की मूली है, कोई उसे नहीं देखेगा। टाइटल चेंज करो। एक लेजेंडरी एलिमिनेशन, एक आउटडेटेड सिंगर का आखिरी स्ट्रगल। बेन का चेहरा डार्क हो गया। वो भी मेरी एक लॉन्ग टाइम फैन थी और वो मुझे ऐसे ही बदनाम होते नहीं देख सकती थी। उसे गालियां पड़ी और ऑफिस से निकाल दिया गया। उसने अपने दिल में अजीब हंसी हंसी। बस रुको, तुम सबको जल्दी पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली कितना अच्छा गाता है। सिर्फ कुछ ही घंटों में लाखों फैंस प्रैक्टिकली अंडरग्राउंड एक्शन ले रहे थे। नॉर्मल फैंस शो के ऑफिशियल पेज पर जाकर कमेंट्स छोड़ रहे थे, एक पोलाइट और रिजर्व्ड वे में। मैक्स का नाम तक नहीं लिया और अपनी आइडेंटिटी भी एक्सपोज नहीं की, बस इस डर से कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। हम चाहते हैं कंटेस्टेंट क्रिस वापस आए। वो इतना स्ट्रांग है, एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। अगर उसे वापस नहीं बुलाया तो इस शो में देखने के लिए कुछ नहीं है। जिन फैंस के पास पावर थी उन्होंने सीधा इन्वेस्टर से कांटेक्ट किया, पार्टनर्स पर प्रेशर डाला, अपने सारे रिसोर्सेज यूज की, सिर्फ पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि वो सिंगर जिसने एक पूरे एरा पर राज किया था वो अब वापस आ चुका है। फ्यूचर स्टार के रिकॉर्डिंग सेट पर आखिरकार शो खत्म हुआ। डायरेक्टर लियो खड़े हुए और चारों जजेस से पोलाइटली बात की, पर सिर्फ मैक्स के साथ उनका एटीट्यूड बहुत कोल्ड था। पहले कंटेस्टेंट को जाने के लिए फोर्स किया और अब इंटरनेशनली मुझे एलिमिनेट कर दिया। मैक्स से उनका डिससेटिस्फैक्शन पीक पर पहुंच चुका था। ऑफ कोर्स उसने मेरे साथ गलत किया था, इस वजह से। विक्टर, तुमने खड़ी मेहनत की। वेनेसा, तुमने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शो का इफेक्ट मैक्सिमम था। डेविड, इतने घंटे काम करके थक गए होगे ना। लेकिन जब मैक्स की बारी आई, डायरेक्टर लियो ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, बिना रुके उसके पास से निकल गए। मैक्स का चेहरा तुरंत डार्क और डरावना हो गया। डायरेक्टर लियो को परवाह नहीं थी। अगर शो का बड़ा सीन माइंड में नहीं रखना होता तो उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस के आगे इस जैसे नए बंदे को बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं थी। जजेस को होटल भेजते हुए उसने स्टाफ को ट्रांसपोर्ट अरेंज करने को बोला। जब सारे जजेस चले गए, डायरेक्टर लियो ने दांत पीसते हुए गाली दी, ये अनपढ़, मैंने सच में अंधी होकर इसको जज बना दिया। उसने लंबी सांस ली, मिशेल की तरफ देखा जो थकी हुई लग रही थी और हंसकर बोला, ठीक है, तुम्हारी आत्मा कहाँ उड़ गई, जाओ आज जल्दी छुट्टी ले लो। वैसे मेरी गलती थी, तुम क्रिस को यहाँ ला सकी, इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। मिशेल की आंखें चमक उठी, उसकी पुरानी थकान एकदम गायब हो गई। थैंक यू सिस्टर लिली बोलकर वो जल्दी से बाहर भागी। सेट पर सिर्फ क्लीनिंग स्टाफ बचा था। 2 घंटे से साफ सफाई कर रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। सबने मेहनत की, जल्दी घर जाओ और आराम करो। डायरेक्टर लियो सबको डिसमिस करने ही वाले थे कि एक स्टाफ मेंबर भागते हुए आया। कितनी बार कहा है सेट पर ऐसे मत भागा करो, इक्विपमेंट्स टूट गए तो कौन पे करेगा। डायरेक्टर लियो ने चिल्लाया, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्टाफ मेंबर ने ऑकवर्ड होकर सिर हिलाया, जल्दी से टैबलेट आगे बढ़ाया। डायरेक्टर लियो आप खुद देखिए। डायरेक्टर लियो ने टैबलेट लिया और एक नजर डालते ही फ्रीज हो गए। ये क्या मजाक चल रहा है। ऑफिशियल वीबू एक नॉर्मल प्रोमो पोस्ट पर 9,80,000 लाइक्स और 4 लाख से ज्यादा कमेंट्स थे। इतने साल प्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। 3 एपिसोड्स ब्रॉडकास्ट होने के बाद शो के हाईएस्ट लाइव व्यूअर्स बस अराउंड 1.3 मिलियन थे। ये लगभग वैसा ही था कि सारे व्यूअर्स ने आकर कमेंट कर दिया हो। उसने कमेंट्स स्क्रॉल किए और जितना देखा उतना हैरान हुआ। पूरी स्क्रीन कमेंट सेक्शन मुझे वापस शो पर लाने की डिमांड से भरा हुआ था। डायरेक्टर लियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब मेरे 10 साल
साल पुराने फैंस की वजह से है। 10 साल, इतने साल बाद कैसे इतने लोग उसको याद कर सकते हैं? और उन हजारों कमेंट्स में मैक्स के फेवर में बस कुछ 100 कमेंट्स थे। अगर वो मेरी जगह होते तो गुस्से से फट गए होते। उसी वक्त पास खड़े स्टाफ मेंबर ने एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म खोला। डायरेक्टर, ये देखिए, ऑडियंस ने मेरी इस परफॉर्मेंस के क्लिप्स काट कर इंटरनेट पर वायरल कर दिए थे। हाईएस्ट व्यूड वीडियो पे लाखों व्यूज थे। कमेंट सेक्शन में यंग सिटीजन ग्रुप मेरे फैन क्लब में ज्वाइन हो रहे थे। बहुत प्यारा गाता है, इस सिंगर का नाम क्रिस है, मैं ऑफिशियली तुम्हारी फैन बन गई, मैं तुम्हारे लिए आग में कूदने को तैयार हूँ। लिरिक्स दिल को बहुत छू गए थे। सिर्फ कुछ पुराने फैंस ने अकेले में एक्सप्लेन किया और अपने पुराने मेमोरीज को इमोशनल होकर शेयर किया। डायरेक्टर लियो को गलतफहमी हुई कि ये आम लोग और मेरे नए फैंस हैं। लाखों फैंस इतनी आसानी से मिल गए। अगर ये अभी डेब्यूट करता तो पुराने टाइम से भी ज्यादा फेमस होता। वो खुश भी थे और रिग्रेट भी कर रहे थे। गुड न्यूज ये थी कि शो को एक खजाना मिल गया था। बैड न्यूज ये थी कि खजाना हाथ आते ही खो गया। जितना सोचा उतना गुस्सा आया। उसने दांत पीस कर फैसला किया, छोड़ देते हैं, एलिमिनेट हो गया तो हो गया। एक अकेले बंदे के लिए हम रूल्स नहीं तोड़ सकते। ये बात बोलते ही एक और स्टाफ मेंबर फोन कॉल सुन के ऑलमोस्ट रोने वाला हो गया। डायरेक्टर लियो, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम? अभी डायरेक्टर लियो परेशान थी। अगली बात सुनकर उनका चेहरा बदल गया। सबसे बड़ा एडवर्टाइजर कॉल करके कह रहा है अगर क्रिस वापस नहीं आया तो फंड्स अभी विड्रॉ कर लेंगे। एक और इन्वेस्टर ने अभी स्ट्रिक्टली सेम बात बोली। डायरेक्टर लियो का चेहरा डार्क हो गया। ऑडियंस के ओपिनियंस को इग्नोर किया जा सकता है पर स्पॉन्सर्स जो फादर फिगर हैं उन्हें ऑफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले ही पल वो हंस पड़े। ये परफेक्ट रीजन है। इन्वेस्टर ने प्रेशर डाला है। मैक्स कितने भी अनहैप्पी हो उसे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। जाओ जल्दी क्रिस को कांटेक्ट करो, रूल्स को जल्दी चेंज करो। उन्होंने तुरंत मिशेल को कॉल किया पर किसी ने नहीं उठाया। स्टाफ पैनिक कर रहा था। डायरेक्टर लियो, मिस्टर क्रिस से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। डायरेक्टर लियो ने अपना माथा पीटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट टाइम पे कहाँ भाग गए? उसने थोड़ी देर सोचा और हेल्पलेस होकर सांस ली। छोड़ो, अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करो, कल देखते हैं। बस 2 मिनट बाद सडनली फोन रिंग्स बैक। मीनवाइल एक छोटे से बार में जो कि बहुत शांत और पीसफुल है, मैं मिशेल के भेजे हुए एड्रेस पर आया। अंदर घुसते ही मैंने देखा बार छोटा था, क्लासिक वुडन स्टाइल में डेकोरेटेड, डिम येलो लाइट्स, कुछ टेबल्स पर लोग थे। एटमॉस्फेयर पीसफुल और जेंटल था। मिशेल कॉर्नर में बैठी थी, एक हाथ से चिन सपोर्ट करके खोई हुई थी। ये जगह ढूंढना सच में मुश्किल था। वो सरप्राइज होकर मुड़ी। हंसना मत, बॉस मेरे दोस्त हैं, उन्हें बस शांति पसंद है। अगर ये बिजी एरिया में होता इस टेस्ट के साथ तो ये हमेशा हाउसफुल होता। मैंने आसपास देखा, डिटेल्स बहुत केयरफुली डिजाइन थे। ये कोई आम सी जगह नहीं थी। इस छोटे से स्टोर पर करोड़ों खर्च किए गए थे। तभी 50 साल के आसपास का बॉस मुस्कुराते हुए हमारे टेबल पर आया और मुझे देखकर बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लड़का काफी हैंडसम है। ये सुनते ही मिशेल के गाल लाल हो गए और उसने तुरंत शर्माते हुए मना किया, नहीं नहीं, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर मैंने मेन्यू लिया पर प्राइस देखकर मैं अंदर ही अंदर हैरान रह गया। वहाँ 2 लोगों के खाने का बिल इजीली हजारों में जा रहा था। मैं सोचने लगा कि मैं तो अभी एक डिलीवरी गाय हूँ, ये खर्चा मेरी औकात से तो बहुत बाहर है। पर मिशेल मुस्कुराई और बोली, तुमने कहा था ना कि आज तुम ट्रीट दोगे, तो मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगी। मैंने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया पर दिल बड़ा रखते हुए बोला, ठीक है, जो दिल चाहे ऑर्डर कर लो, तुम्हारे लिए खर्च करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। चमड़ी। हमारी ये दोस्ती देखकर बॉस मुस्कुराया और बोला, जवानी के दिन सच में बहुत खूबसूरत होते हैं। थोड़ी देर बाद वेटर ने एपिटाइजर और 2 बॉटल व्हाइट वाइन लेकर रख दी। मिशेल ने अपना ग्लास उठाया और जिद करते हुए बोली, आज बिना पिए कोई घर नहीं जाएगा। तुमसे मिलकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई, पर अंदर ही अंदर ये सोचकर कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ, उसे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे एक ही सांस में पूरा गिलास वाइन का पी लिया। 3 राउंड वाइन पीने के बाद हम दोनों को नशा चढ़ने लगा। मिशेल ने सीरियसली मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? मैंने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, शायद मैं अपने होम टाउन वापिस चला जाऊंगा। मेरे पेरेंट्स तो बहुत पहले गुजर गए थे पर वहाँ कुछ रिलेटिव्स अभी भी हैं। मेट्रो सिटी में प्रेशर बहुत ज्यादा है और मेरे जैसे एक डिलीवरी गाय को यहाँ जबरदस्ती रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मिशेल अचानक अपना सर उठाती है और फर्म आवाज में बोलती है, नहीं। मैं पहले थोड़ा तो हंसा फिर शांत हो गया। मिशेल ने धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं ही अपनी जॉब छोड़ देती हूँ और तुम्हारे साथ हडसन सिटी चलकर कोई और काम ढूंढ लूंगी। ये सुनकर मैं पूरी तरह शॉक रह गया। मुझे पता था कि मिशेल ने कितनी मुश्किल से बॉटम से मेहनत करके इस शो के प्रोड्यूसर की पोजीशन हासिल की थी। वो अपने दम पर सब हैंडल कर सकती थी, तो वो मेरे लिए अपना करियर क्यों छोड़ना चाहती थी? मिशेल ने थोड़ी और हिम्मत जुटाते हुए मुझे देखा और बोली, दरअसल मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। तुम खुद सोचो, मैं मेट्रो सिटी आकर ये टीवी और म्यूजिक वाला करियर क्यों फॉलो कर रही हूँ? ये सुनकर मेरे दिल में धड़कन अचानक रुक गई। मुझे धीरे धीरे इशारा समझ आने लगा था। मिशेल ने आगे मजाक करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें पालूं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। फिर मिशेल ने मुझे घूर के देखा और हंस पड़ी, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव मत पकाओ। सच तो ये है कि 10 साल पहले मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन थी, इसीलिए अपने आइडल को पास देखने के लिए मैं इस लाइन में आई थी। मैंने भी दुखी होने का नाटक किया और हम दोनों जोर जोर से हंसने
हंसने लगे। असल में मिशेल की फैमिली एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बिजनेस चलाती थी और वो लोग हमेशा उसे वापस आकर बिजनेस संभालने को बोलते थे। इमोशनली बाहर आने के बाद उसने मुझे सीधा देखा और बोली, मैं तुम्हें एक टास्क दे रही हूँ, मुझे खुश करने के लिए एक गाना सुनाओ। मैं हंस पड़ा। मैंने सोचा कि आज मैं ऑलरेडी एक बार स्टेज पे गा चुका हूँ, तो एक और बार गाने में क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ठीक है। गाने की बात सुनते ही मिशेल की आंखें चमकने लगी। सच में तुम गाओगे? मैं मुस्कुराया और उसे जवाब दिया, तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, जब भी तुम सुनना चाहो मैं गाऊंगा। उसके बाद मैं बाहर के स्टेज पर जाकर एक बिल्कुल नया गाना गाना शुरू किया। मिशेल मुझे घूरती रह गई। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या ये कोई नया गाना है? ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके लिरिक्स का मीनिंग इतना खूबसूरत है कि आंखों के सामने एक पूरा सीन बन गया। पिछले कुछ सालों में मिशेल हमेशा यही उम्मीद करती थी कि मैं वापस आऊंगा, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा म्यूजिक लेवल कहाँ होगा। उसे डर था कि शायद मेरी स्किल्स ड्रॉप हो गई होंगी। पर गाना सुनकर वो टोटली शॉक थी। मैं पिछले 10 साल सोसाइटी की बॉटम लेयर में स्ट्रगल कर रहा था, फिर भी मेरे म्यूजिक का जादू जरा भी कम नहीं हुआ था, बल्कि मेरा गाना पहले से भी ज्यादा डीप और सोलफुल हो गया था। वो छोटी सी टेवरिन जो अब तक बिल्कुल शांत थी, वहाँ मेरी आवाज ने अचानक बाकी सभी कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। यंग कस्टमर्स मेरी मेलोडी सुनकर हैरान थे, क्योंकि मैं किसी टॉप टीयर सिंगर से कम नहीं गा रहा था। ओल्डर कस्टमर्स मेरे लिरिक्स से टच हो गए थे। यहाँ तक कि टेवरिन का बॉस भी अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये सिर्फ गाना नहीं है, ये तो एक पूरी कविता है। गाने के बोल कुछ ऐसे थे कि ठंड जा रही है, बर्फ पिघल रही है और अपने देश से दूर रहने वालों को अपने घर की याद आ रही है। इस नॉस्टैल्जिक गाने ने वहाँ बैठे उन सभी लोगों का दिल छू लिया जो अपने घरों से दूर थे। कुछ लोगों की आंखें लाल हो गई तो कुछ ने अपने आंसू छुपा लिए। उस बार का माहौल इतना इमोशनल हो गया था कि लोग अपनी शराब पीना भूल गए। और ठीक उसी वक्त बार का दरवाजा खुला और टॉनी अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ वहाँ आया। ये सब हडसन सिटी के रिच किड्स थे। टॉनी अंदर आते ही बोला, मैंने तुम सबको बताया था ना, इस जगह की वाइब बहुत परफेक्ट है। पर वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसकी नजर स्टेज पर पड़ी। उसके दोस्तों ने स्टेज पर गाते हुए मुझे देखा। क्या मैं वही क्रिस नहीं था जिससे मिलने के लिए वो लोग इतनी दूर से भागे चले आए थे? उन सब ने अपनी सांस रोक ली ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। वो सब चुपचाप एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गए और धीरे धीरे बात करने लगे। ये गाना तो कभी नहीं सुना, क्या ये एक नया ट्रैक है? ये बहुत ही कमाल का है। उनके लिए ये गाना मेरे पुराने मास्टरपीसेस से भी ज्यादा डीप था। दूसरी तरफ मिशेल कंप्लीटली ब्लैंक होके मुझे घूर रही थी। जब उसने देखा कि लोग अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसने भी चुपचाप अपना फोन निकाला। उसने सीक्रेटली डिसाइड कर लिया था कि वो ये वीडियो जरूर अपलोड करेगी। उसे पता था कि भले ही मेरा पुराना स्टारडम चला गया हो, पर इस एक गाने से मैं इजीली दोबारा इंटरनेट पे वायरल हो सकता हूँ। गाने की आखिरी लाइंस ने तो सबको रुला ही दिया था, जिसमें परिवार और घर की यादों का जिक्र था। इन लाइंस को सुनकर मिशेल की आंखें इंस्टेंटली रेड हो गई और आंसू छलक पड़े। मैंने ये गाना उसको खुश करने के लिए गाना शुरू किया था, पर यहाँ तो रिजल्ट ही उल्टा हो गया था। मुझे सुन के मिशेल रोने लगी थी, पर उसके दिल में उसे एक अजीब सी खुशी और गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं वही इंसान था जिसे प्यार करने के लिए उसने अपनी पूरी यूथ डेडिकेट कर दी थी। गाना खत्म होते ही पूरी टेवरेन में तालियों की जोरदार गूंज उठी। मैं स्टेज से उतरा और शर्माते हुए मुस्कुराया। मिशेल मुझे कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसे याद आया कि उसके फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं। उसने जल्दी से कॉल बैक किया। एक सेकंड बाद उसने सरप्राइज लुक के साथ फोन नीचे रखा। मिशेल ने मुझे देखते हुए कहा, बॉस का फोन था, वो बोल रहे हैं कि प्रोग्राम के ऑफिशियल पेज पे हजारों कमेंट्स आ गए हैं जो तुम्हें शो पे वापस आने को कह रहे हैं, और तो और स्पॉन्सर्स डिमांड कर रहे हैं कि अगर तुम वापस नहीं गए तो वो शो की फंडिंग डायरेक्टली पुल कर लेंगे। ये सुनकर मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। मुझे झटका लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लिटरली अपनी लाइफ में डाउट होने लगा। तभी मिशेल ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, क्योंकि वर्ड्स इम्पॉसिबल जो तूने शो में गाया था वो कम्प्लीटली वायरल हो गया है। बहुत सारे यंग लोग तुझे नहीं जानते थे, पर तेरी स्टेज परफॉर्मेंस देखने के बाद वो सब तेरे फैंस बन गए हैं। उन्होंने ही ऑफिशियल अकाउंट्स पर कमेंट फ्लड किए हैं। अब मुझे अचानक पूरी बात समझ आई। हालांकि मुझे अपने म्यूजिक पर हमेशा से स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था। 10 साल हो गए तो क्या, मैं अपने दौर का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, और आज के इस फास्ट इंटरनेट के जमाने में तो मेरा वायरल होना और भी आसान था। पर मैंने सोचा था कि मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। मिशेल ने मौका देकर मुझे एडवाइस दी, तो क्या तू दोबारा शो में आने का कंसीडर करेगा? बहुत सारे नए फैंस तुझे पसंद कर रहे हैं। अगर आगे उन्हें तेरा म्यूजिक सुनने को ना मिले तो वो बहुत दुखी होंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तू बहुत जल्दी दोबारा टॉप टियर रैंक्स में वापस आ सकता है। पर ये सुनते ही मैं तेजी से शांत हो गया। मेरे चेहरे पर एक डार्क एक्सप्रेशन आया। टॉप टियर में वापस आने के बाद क्या होगा मिशेल? क्या मुझे दोबारा वही सब पुरानी पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी? ये सुनते ही मिशेल का चेहरा पीला पड़ गया और उसने धीरे से अपना सर ना में हिलाया। उसे किसी से भी ज्यादा क्लियर था कि 10 साल पहले उन म्यूजिक कंपनीज ने मेरे साथ क्या किया था और मैंने कितना सफर किया था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा उसी ट्रैप में फंसूं। उसने समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं होगा अगर तुम थोड़ा सा कॉपरेट करो तो, पर मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हारा मतलब है कि जैसे कि वो बड़ी कंपनीज बोलेंगी मुझे वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा, उनके साथ उन्हीं डर्टी ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा? अगर सच में यही रास्ता है तो मैं पूरी जिंदगी फूड डिलीवरी करके गुजारा करना बेटर समझूंगा, पर उनके आगे नहीं झुकूंगा। मेरा असूल साफ था, मैं टूट
जाना पसंद करूंगा पर किसी के आगे झुकूंगा नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे डार्क प्लेस में मेरे जैसे इंसान का गुजारा नहीं था, जैसे कि होराइजन एंटरटेनमेंट ने मेरे साथ किया था। दरअसल 10 साल पहले उस कंपनी ने मुझे इसीलिए बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि मैं बहुत फेमस तो था पर मैं उनके लिए क्विक मनी नहीं बना पा रहा था। जब मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो कंपनी चाहती थी कि मेरे सारे गाने वीआईपी वर्जन में कन्वर्ट कर दिए जाए, पर मैंने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था। मुझे पता था कि मेरे फैंस स्टूडेंट्स और आम लोग हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मेरे पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं होते। तो थोड़ा फेमस होने के बाद सीधा अपने ही फैंस के पैसों पे डाका डालना ये मैं कभी नहीं कर सकता था। कंपनी की जिद पर मैंने पैसे कमाने के लिए देश भर में लगातार शोज किए, दिन रात की परवाह किए बिना। लेकिन आखिर में होराइजन एंटरटेनमेंट को लगा कि मैं उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा जितना मेरा नाम है, इसीलिए उन्होंने मेरी जगह किसी और को प्रमोट करना शुरू कर दिया और मुझे बैन कर दिया। आज तक मुझे लगता है कि मैंने उस वक्त कुछ गलत नहीं किया था। मिशेल को अभी भी दुविधा में देखकर मैं सॉफ्टली मुस्कुराया और बोला, मान लो कि मैं इस शो में पार्टिसिपेट कर भी लूं, पर अगर मैं पब्लिकली म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कमबैक अनाउंस कर दूं तो क्या लगता है वो पिछली डजन मैनेजमेंट कंपनीज जिन्होंने मुझे बैन किया था चुपचाप बैठेंगी? मैं इंडस्ट्री की सच्चाई जानता था। मैं जानता था कि एक अकेला इंसान कैपिटलिस्ट से नहीं लड़ सकता। ये बड़ी कंपनीज तुम्हें खा जाएंगी। भूल जाओ मेरी आज की हालत को। अगर मैं अपने पीक टाइम जैसा सुपरस्टार भी होता तो भी जब तक वो बड़ी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं मुझे ओपनली म्यूजिक बनाने का मौका कभी नहीं मिलता। फैंस के भरोसे इंडस्ट्री से लड़ना मेरे लिए बहुत चाइल्डिश था क्योंकि कैपिटलिस्ट जब चाहे मुझे सोशल नेटवर्क से पूरी तरह मिटा सकते थे और मेरे पास अपनी आवाज सामने रखने का कोई जरिया नहीं बचता। रियलिटी ऐसी ही होती है, उनके सामने तुम इजीली जीरो हो। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब जाकर मिशेल को समझ आया कि मैं वापस आने से इतना क्यों घबरा रहा हूँ। वो फ्रोज हो गई और बोली, ऐसा नहीं हो सकता। 10 साल बीत गए हैं, उसके बाद भी उन्होंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मिशेल को लगता था कि वक्त के साथ सब पास्ट हो चुका होगा। मैं थोड़ा सरप्राइज था कि मिशेल इस मामले में इतनी मासूम थी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दे? कैसे छोड़ दे? अगर तू मेरी जगह उन कंपनीज की बॉस होती, क्या तू नहीं डरती कि अगर मैं दोबारा म्यूजिक इंडस्ट्री डोमिनेट करने लगा तो मैं मीडिया को बुला के हमसे अपना पुराना बदला लूंगा? असल में वो मुझसे नहीं डरते थे। उन्हें डर इस बात का था कि मैं फेमस होके उनके लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दूंगा, इसीलिए मुझे हमेशा दबा कर रखना ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था। ये पूरी सच्चाई सुनकर मिशेल बहुत ज्यादा उदास हो गई। उसने मुझे शो में आने के लिए फोर्स करना छोड़ दिया और आखिरी बार पूछा, तो शो के बारे में क्या डिसाइड किया? डायरेक्टर लियो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम अगले शो की रिकॉर्डिंग में आओ। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और हेल्पलेसली बोला, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। असल में मुझे डर था कि होराइजन एंटरटेनमेंट वाले शायद मेरी वायरल वीडियो देखकर अभी से मेरे खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर चुके होंगे। जब हम दोनों की बात खत्म हुई तो हम दोनों दोस्त बाहर से निकलकर अलग अलग रास्ते गए। मैंने देखा कि मिशेल एक टैक्सी में बैठकर जा रही है। उसके बाद मैं भी अपनी इलेक्ट्रो बाइक पे बैठा और अपने घर की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ उस स्मॉल बार के अंदर वो अमीर फैन टॉनी और उसके दोस्त कंप्लीटली शांत बैठे थे। शुरू में जब मैंने गाना खत्म किया था तो टॉनी तुरंत जाकर मुझसे हेलो बोलना चाहता था और बताना चाहता था कि शो को स्पॉन्सरशिप की धमकी उसने ही दी थी। वो बताना चाहता था कि मेरे पुराने फैंस अब इतने सक्सेसफुल हो गए हैं कि मुझे सपोर्ट कर सकें। पर इससे पहले कि वो मेरे टेबल के पास आते उन्होंने मेरी और मिशेल के बीच की सारी बातें सुन ली थी। वो लोग वही साइड टेबल पर चुपचाप बैठे हमारी सारी पास्ट की प्रॉब्लम सुनते रहे। जब मैं और मिशेल वहां से चले गए तो वो लोग होश में आए। उन सब का दिमाग हिल चुका था। उन्होंने सोचा, डैम इट, लगता है हमें अपने आइडल का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चल गया है जो 10 सालों से सबसे छुपा था। उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं म्यूजिक छोड़कर नहीं भागा था बल्कि मुझे मजबूर किया गया था। ये जानकर कि कैसे उन कैपिटलिस्ट ने मेरा करियर बर्बाद किया उन सभी दोस्तों का खून खौल उठा। 10 साल, उन हरामियों ने उसे 10 साल तक बैन रखा। टॉनी की आंखें गुस्से और दुख से लाल हो गई। उसे मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा था। पिछले 10 साल से उसने मेरा कोई नया गाना नहीं सुना था। ये किसी भी और चीज से ज्यादा पेनफुल था। ये मैटर अब ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाकी दोस्तों ने भी दांत पीस कर एग्री किया। पहले उनको लगता था कि मैंने रैंडमली इंडस्ट्री छोड़ दी थी, पर अब 10 ईयर्स के मेरे स्ट्रगल सोच के उनके दिलों में बड़ी कंपनीज के खिलाफ नफरत भर गई। और तो और जब उन्होंने देखा था कि कैसे मैक्स नाम की एक यंग जनरेशन की लड़की ने मुझे क्रिटिसाइज किया तो उन सबको इंटरनल लेवल पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन इस गुस्से के बाद उन्हें एक अच्छी खबर भी मिली थी कि मैंने अपने दिल से म्यूजिक नहीं छोड़ा है और ना ही छोड़ना चाहता था। मैं बस उन ओल्ड मैनेजमेंट कंपनी से बचना चाहता था। टोनी की फ्रेंड वैलेरी ने सीरियसली कहा, देखो, जो हम नॉर्मली अपनी लिमिट में कर सकते हैं वो बहुत छोटा एक्शन होगा। वो सब लोग क्लियरली वेल्थी बैकग्राउंड से थे, उनके खुद के बिजनेसेस थे, पर ज्यादा से ज्यादा वो लोग एक टीवी शो की फंडिंग रोकते थे। पर एक साथ इतनी सारी मैनेजमेंट कंपनीज को हिलाना उनके अकेले की बस की बात नहीं थी। पर उनके पास एक सॉलिड आइडिया था। उन्होंने डिसाइड किया कि पहले प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना होगा कि पास्ट में कौन कौन सी कंपनीज इस बॉयकॉट में शामिल थी। फिर वैलेरी ने नेचुरली एक मिस्टीरियस स्माइल देकर बोली, क्या तुम लोग गेस कर सकते हो कि हमारी पूरी जनरेशन में कितने और अमीर सक्सेसफुल लोग हमारे आइडल के फैन होंगे? ये सुनते ही टोनी और बाकी लोगों की आंखें चमक उठी। सोचो इसका रिएक्शन क्या होगा जब उसे सच में पता चलेगा कि उसके पुराने फैंस आज बिजनेस वर्ल्ड में इतने पावरफुल हैं। फिर टोनी आगे बोला, मेरे पास एक और प्लान है। बाकी दोस्त उसके पास आकर ध्यान से सुनने लगे। उसका दोस्त कैली थोड़ा हैरान था, क्या हम सच में अपने पैसों से खुद का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करेंगे? दरअसल टोनी ने मेरे लिए एक प्रॉपर कॉन्सर्ट
ऑर्गेनाइज करने का आइडिया दिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसे ही पैसे बर्बाद करना भी ठीक नहीं था। टॉनी ने एक्साइटेड होकर कहा, अरे थोड़ा बड़ा सोचो यार, तुम लोग नहीं चाहते कि अपने आइडल को लाइव गाते सुनो, फिर उसकी एक लाइव कॉन्सर्ट देखना। हम पुराने फैंस का हमेशा से एक सपना रहा है, जब हम कॉन्सर्ट की टिकट्स बेचेंगे तो उसमें से अपने आइडल का हक उसे दे देंगे, और क्या पता शायद हम इस इवेंट से उल्टा प्रॉफिट भी कमा लें। बाकी सारे दोस्त इस बात पर पूरी तरह से मान गए। उन्हें पता था कि मेरे फेम को देखते हुए टिकट्स तो डेफिनेटली 1 सेकंड में बिक जाएंगी। इस डील में सिर्फ फायदा ही फायदा था, कोई नुकसान नहीं, और सबसे आगे वाली वीआईपी सीट्स भी वो लोग अपने लिए रिजर्व रख सकते थे। तो फिर ठीक है, ये फाइनल रहा। कल मैं खुद क्रिस से जाकर मिलूंगा और इस बारे में डिस्कस करूंगा, टॉनी ने कंक्लूड किया। फिर टॉनी ने उन्हें 2-3 बातें और बताई। ये सब सुनकर सबने हंसकर उसे थम्स अप दिया और बोले, टॉनी तुम तो सच में बड़ा अच्छा हिसाब किताब करते हो। उसी रात मेट्रो सिटी के एक अपार्टमेंट में फियोना अपने बेड पर लेटी फोन चला रही थी। वो बेचैनी के साथ अपडेट्स चेक कर रही थी। सिर्फ वही नहीं, आज रात पूरे देश में मेरे सारे फैंस शांति से सो नहीं पा रहे थे, जब तक शो वाले ऑफिशियली कंफर्म नहीं करते कि मैं अगले एपिसोड में वापस आऊंगा या नहीं। उनके दिलों की बेचैनी कम नहीं होने वाली थी। तभी अचानक से उनके फैन ग्रुप में मैसेजेस की बाढ़ आ गई। पल भर में 999 प्लस मैसेजेस। फियोना ने जल्दी से उस चैट पर क्लिक किया। मैसेजेस पढ़कर वो पूरी तरह एक्साइटेड हो गई। वहां लिखा था कि मैं एक सोलो कॉन्सर्ट करने वाला हूँ। अभी तो शो में उसकी एंट्री का मामला फाइनल भी नहीं हुआ, तो उसने अचानक एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने का क्यों सोचा। उसने ऊपर स्क्रॉल करके पूरी चैट हिस्ट्री देखी। तब जाकर उसे पता चला कि ग्रुप में किसी और ने नहीं, बल्कि टॉनी ने एश्योर किया था कि ये न्यूज 100% रियल है और वो खुद ये कॉन्सर्ट फंड कर रहा है। ग्रुप में सब खुशी से झूम उठे थे, पर आगे मैसेजेस पढ़कर फियोना का दिल दुख से डूब गया। टॉनी ने आगे इशारा किया था कि 10 साल पहले इंडस्ट्री ने कैसे रातों रात मुझे गायब करवा दिया था, और मेरे गायब होने के पीछे बहुत सी मैनेजमेंट कंपनीज का हाथ था, जिन्होंने मिलकर मुझे बैन किया था। टॉनी ने ग्रुप में लिखा था, दोस्तों ये बात आप सब आपस में समझ लो, पर प्लीज इंटरनेट पर इस मुद्दे को उछालकर पब्लिक ओपिनियन को मिसगाइड मत करना। फैंस ये सुनकर अंदर से बहुत बुरा और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, लेकिन बात की सेंसिटिविटी को समझते थे। फिर टॉनी ने एक और मैसेज भेजा, एक और चीज का ध्यान रखना। टॉनी ने लिखा, आगे चलकर वो ईविल कंपनीज डेफिनेटली फेक ट्रोल्स को हायर करेंगी, ताकि वो हमारे आइडल को इंटरनेट पर बदनाम कर सके। आप लोग प्लीज ऐसी नेगेटिविटी पर ध्यान मत देना और उनसे बहस मत करना। दूसरी तरफ उसी वक्त रात के 9 बजे होटल में मैक्स को उसके शो वालों का फोन आया। मैक्स, आप अगले एपिसोड की रिकॉर्डिंग के लिए टाइम पर आ जाइए। ये सुनकर मैक्स ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया। इन शो वालों का क्रिस को वापस बुलाना तो फिर भी ठीक है, पर ऑफिशियल पेज के नीचे क्रिस के सपोर्ट में हजारों कमेंट्स पड़े हैं। स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स खुद उसको सपोर्ट कर रहे हैं और शो पे प्रेशर डाल रहे हैं। मैक्स को लग रहा था कि हर एक चीज सीधे उसके मुंह पर थप्पड़ मार रही है और उसका मजाक उड़ा रही है, जो कि वो डिजर्व करता है, कुत्ता कहीं का। मैक्स अकेले में चिल्ला रहा था, क्रिस में ऐसी क्या औकात है कि वो आते ही इतने लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। इन्वेस्टर्स भी उसके लिए आगे आ रहे हैं और मुझे मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ रही है, वरना शो से मुझे ही बाहर कर दिया जाएगा। उसी टाइम मैक्स का मैनेजर घबराया हुआ रूम के अंदर आया। दरवाजा नॉक करना नहीं आता क्या? मैक्स बुरी तरह चिल्लाया। मैनेजर डर गया और सॉरी बोलते हुए बोला, मैक्स, बॉस ट्रेंट का फोन है। ये नाम सुनते ही मैक्स का गुस्सा अचानक शांत हो गया और उसने बड़ी रिस्पेक्ट से फोन उठाया और बात करने लगा। फोन की दूसरी तरफ वाला इंसान, बॉस ट्रेंट की आवाज बहुत शांत और कॉन्फिडेंट थी। यंग मैक्स, मैंने कितनी बार कहा है मुझे ब्रदर ट्रेंट ही बुलाया करो। मैक्स ने थोड़ा मक्खन लगाते हुए पूछा, ब्रदर ट्रेंट, क्या आप क्रिस के इस कमबैक वाले नाटक से गुस्सा है? बॉस ट्रेंट हंसा, हाँ मुझे सब पता है, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई छोटी मोटी बात मुझसे कैसे छुप सकती है, और वो क्रिस ना, मैं जानता हूँ उसको बहुत अच्छे से। असल में तो मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैक्स कंफ्यूज था, लेकिन फोन के उस पार वाले इंसान की बात में छुपा असल मतलब वो समझ गया। बॉस ट्रेंट होराइजन एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा बॉस था और 10 साल पहले उसने ही दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर मुझे बॉयकॉट किया था और मेरे सारे रिसोर्सेज छीन लिए थे। मुझे रास्ते से हटाने के बाद ही उसकी कंपनी आज देश की टॉप कंपनीज में से एक बन पाई थी। ये सारे डार्क सीक्रेट्स कंपनी के नॉर्मल आर्टिस्ट लोगों को भी नहीं पता थी। बॉस ट्रेंट ने उससे कहा, रिलैक्स करो मैक्स, अगर क्रिस समझदार हुआ तो वो खुद डर के शो का ऑफर रिजेक्ट कर देगा, और अगर उसने ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो कंपनी उसे वापस ठीक करने के बहुत तरीके जानती है। बॉस से एश्योरेंस मिलने के बाद मैक्स सडनली बहुत सेफ फील करने लगा। इनफैक्ट वो चाहता था कि मैं शो में आऊं और गाना गाऊं, ताकि उसकी कंपनी एक बार फिर मुझे क्रश कर सके। उसकी नजरों में मैं एक पुराने क्लाउन जैसा था जो बस स्टेज पर फालतू में नाच रहा था। अगले दिन की सुबह हुई। मैं 9 बजे उठा। पिछली रात वाइन पीने की वजह से मेरा सर थोड़ा भारी था, पर ज्यादा बुरा नहीं था। फ्रेश होके मैंने हमेशा की तरह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक निकाली डिलीवरीज के लिए। बाहर आते ही मैंने नोटिस किया कि सड़क पर काफी लोग मुझे पलट पलट कर देख रहे थे। कुछ लोग तो रुक के चुपचाप मेरी फोटो भी ले रहे थे। कंफ्यूज होकर मैंने सामने खड़ी 2 लड़कियों से पूछा, तुम लोग क्या कर रही हो? एक लड़की ओपनली चिल्लाई, आप क्रिस हो ना, हम आपके बहुत बड़े फैंस हैं। मैंने लड़की को केयरफुली ऑब्जर्व किया। वो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं लग रही थी। मैंने सोचा, ये बच्ची मेरी फैन कैसे हो सकती है? ये तो अभी तक कार्टून्स देखती होगी। तभी लड़की ने अपना फोन आगे किया और दिखाया, ये टिकटॉक वीडियो है कल रात की, जिसमें आप एक छोटे से बार में गा रहे थे। मैंने वीडियो देखा और मैं वहीं फ्रीज हो गया। वीडियो की ओनर मिशेल थी, जिसके एक रात में 3 मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे। दूसरी लड़की बोली, इस अकाउंट की वीडियो सबसे अच्छी और कंप्लीट है, स्टार्ट से एंड तक, और इसमें रिकॉर्डिंग इतने पास से हुई है कि इजीली पता चलता है कि आप दोनों आपस में दोस्त हो। और ठीक
इसी वजह से मिशेल के अकाउंट पर एक रात में 3 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर पाए थे। मेरा दिमाग कंफ्यूज था, मुझे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। मुझे पता था कि मैं अच्छा गाता हूँ, पर इतना क्विक और मैसिव रिस्पॉन्स, वो भी एक सिंपल से अकोस्टिक सॉन्ग से और 2 दिन पहले शो में गाए वाले गाने से एक रात में 3 मिलियन लोगों का जुड़ना। इंटरनेट का ये पावर मेरी एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह परे था। अपने पीक टाइम यानी 10 साल पहले में भी मैंने ऐसा खतरनाक वायरल ट्रेंड एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैंने उस वीडियो की कमेंट्स चेक की, वहाँ हजारों कमेंट्स थे। सबके सब मेरे गाने के लिरिक्स और मेरी सिंगिंग टेक्निक्स की तारीफ कर रहे थे। बहुत से लोग मेरी आवाज सुनकर नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे और कुछ कमेंट्स तो सीधा मैक्स का मजाक उड़ा रहे थे कि उसने कैसे बिना किसी अच्छे गाने के एक लेजेंड को जज किया। लड़की आगे बोली, सिर्फ यही नहीं, कल रात आपके गाने काफी सारे प्लेटफॉर्म पे टॉप ट्रेंडिंग में थे। टॉप 10 ट्रेंड्स में से आधे आपके बारे में थे। नए म्यूजिक क्रिटिक्स भी ओपनली सामने आकर मेरी रियल एबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहे थे। यही वजह थी कि सड़क पर निकलते ही आज मुझे हर कोई पहचान रहा था। मैं अंदर से शॉक था। 10 साल बाद वापस आने पर भी ऐसा क्रेजी रिसेप्शन मिलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। थैंक यू, मैंने दिल से मुस्कुराते हुए बोला और लड़की को उसका फोन लौटा दिया। लड़की ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा, अंकल जब आप पहले से ही इतने फेमस थे तो आपके ओल्ड फैंस कहाँ हैं? वो इंटरनेट पर आपको सपोर्ट करने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे? दरअसल उन ओल्ड फैंस के मुंह से ही दुनिया को मेरा ट्रू पास्ट पता चलता, पर इंटरनेट पर किसी भी कमेंट सेक्शन में ओल्ड फैंस ना के बराबर थे। सारे के सारे मेरे न्यू फैंस थे। मैं सैड सा स्माइल किया। 10 साल का वक्त एक्चुअली काफी लंबा होता है, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। उन सबको वापस एक साथ बुलाना बहुत मुश्किल था। इट्स फाइन, लड़की बोली, अब से हम लोग आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। मुस्कुराते हुए मैं उनसे थोड़ा चैट करके विदा लेने लगा। जाने से पहले उन्होंने पूछा, तुम्हारे पुराने गाने हम ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं पर हमें कहीं मिल नहीं रही, ऐसा क्यों? इन लड़कियों ने मुझे बताया कि पिछली रात पूरी गर्ल्स टॉम ने मेरे पुराने गाने ढूंढने की कोशिश की पर किसी ऐप पर कुछ नहीं मिला। मैंने आसानी से कोई आम सा एक्सक्यूज देके उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। मैं उन्हें होराइजन कंपनी का सच नहीं बताना चाहता था। इतने लोगों द्वारा रोके जाने के कारण मैं सुबह कोई फूड डिलीवरी कंप्लीट नहीं कर पाया। कुछ मिनट्स बाद मेरे फोन पर एक कॉल आई। बंदा बोल रहा था, मैं स्पॉन्सर हूँ फ्यूचर स्टार शो का और मैं आपका ओल्ड फैन हूँ, क्या अभी हम एक जगह मिल सकते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी। मैं पहले तो डायरेक्टली रिजेक्ट करने वाला था क्योंकि मेरे पास अब पावर नहीं थी ऐसी कंपनी या स्पॉन्सर को हैंडल करने की, लेकिन दूसरी साइड से वो आदमी बहुत पोलाइटली और रिक्वेस्ट करके बात कर रहा था। आखिर में मैं मान गया। ठीक है, मैं फूड ऐप से डे ऑफ मांग लेता हूँ। उस स्पॉन्सर ने इमीडिएटली मुझे ट्वाइलाइट कैफे में सेकंड फ्लोर पे आने को बोला और जल्दबाजी में कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। 1 घंटे बाद मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से ट्वाइलाइट कैफे पहुंचा। स्टोर में एंट्री करते ही वहाँ के वेटर्स पोलाइटली बोले, सर सॉरी वी आर क्लोज टुडे। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा क्या मैं गलत एड्रेस पे आ गया हूँ? तभी अपर फ्लोर की सीढ़ियों से किसी ने हाथ हिलाया और इशारा किया, इधर आओ। ये टोनी था। मैं ऊपर गया। वहाँ टोनी और बाकी कुछ अमीर लोग बैठे थे जो दरअसल मेरे ही हार्डकोर फैंस थे। तो तुम लोग हो शो के स्पॉन्सर्स? टोनी ने हंस के बताया कि शो की फंडिंग धमकी उन्होंने ही दी थी और अब वो लोग मेरे एक फेयरवेल कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं क्लियरली पास्ट के डर में फंसा हुआ था। मुझे डर था कि अगर इन लोगों ने मुझ पर पैसा लगाया तो उन्हें भारी नुकसान हो जाएगा। टोनी बोला, क्रिस डोंट वरी, कल रात हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया है कि हम तुम्हें उस बेकार शो से लाख गुना बेटर ट्रीट करेंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनको ऐसे डिक्लाइन करके, खासकर तब जब टोनी ने प्यार से सजेस्ट किया कि वो मेरे लिए एक फेयरवेल टाइप लार्ज कॉन्सर्ट प्लान कर रहे हैं। ये वही आइडिया था जिस पर मिशेल ने काफी जोर दिया था। मैं इस सडन बड़ी ऑफर पर क्लियर कट कंफ्यूज था। क्या तुम लोग सच में सीरियस हो? उन सब लोगों ने मिलकर अफर्म किया कि हाँ वो सीरियस है और ये कॉन्सर्ट गुड बाय टाइप का होगा। मैंने फिर समझने की कोशिश की। देखो मेरे हिसाब से तुम्हें इस प्लान को कैंसिल कर देना चाहिए। क्या पता मेरी वजह से तुम लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो जाए। मैं पहले जैसा स्टार नहीं हूँ। ग्रुप के सारे मेंबर्स ये सुनकर शॉक थे। उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा लेजेंड खुद पे से ट्रस्ट कैसे लूज कर सकता है। हालांकि उन्होंने रीजन नहीं पूछा, बस मुझे इनकरेज करते रहे। टोनी हंसकर अश्योरेंस देते हुए बोला, सर पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। अगर लॉस हो भी गया ना तो हम उसे अपनी पॉकेट मनी समझ के भूल जाएंगे। मैं बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। मैंने अकेले अपने 1 मिलियन के डेब्ट को चुकाने में सालों तक जो फिजिकल स्ट्रगल किया था उसके कंपैरिजन में इन अमीरजादों का पॉकेट मनी वाला कमेंट अलग ही दुनिया की बात थी। पर मैं नेक्स्ट मोमेंट इमीडिएटली स्माइल कर दी। मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि 10 साल बाद भी मेरे फैंस मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं। ये अच्छा है। 10 साल बाद तुम लोगों को लाइफ में इतने सक्सेसफुल फॉर्मेट में देखना डेफिनेटली हार्ट टचिंग है मेरे लिए। टोनी एंड उसके दोस्तों की प्योर रिस्पेक्ट और पैशन एकदम जेन्युइन थी। ठीक है, कॉन्सर्ट का डिसीजन फाइनल रहा। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कॉन्सर्ट के जरिए सबको एक प्रॉपर फेयरवेल देकर इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा। पर वही दूसरी तरफ मेरे ये अमीर फैंस किसी भी हाल में मेरी परमानेंट वापसी चाहते थे। जब हम सब वहाँ आराम से बैठकर बातें कर रहे थे तभी अचानक मेरा फोन रिंग हुआ। मैंने कॉल उठाया। पता नहीं कॉल पे ऐसी क्या बात हुई पर मेरा चेहरा अचानक एग्रेसिवली डार्क और एंग्री हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस और वो पुराना 10 साल ओल्ड स्टार वाला एटीट्यूड झटके से वापस आ गया। टोनी ने थोड़ा डरते हुए रीजन पूछा तो मैंने पोलाइटली बोला, कुछ नहीं, लेकिन मेरे एक्शंस बहुत स्पेसिफिक थे। मैंने उठते हुए अनाउंस किया, टोनी इस कॉन्सर्ट का टाइटल चेंज करके 10 ईयर एनिवर्सरी कर दो। और हाँ, मैं उस फ्यूचर स्टार शो में अगेन पार्टिसिपेंट बनकर जा रहा हूँ। टोनी क्लियरली सरप्राइज था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ये एक्सट्रीम डिसीजन मैंने क्यों लिया। मैं तेजी से कैफे से निकल गया और डायरेक्टली मिशेल से अर्जेंट
अर्जेंटली मिलने चला गया। जैसे ही मैं गया, टॉनी ने तुरंत अपना फोन निकाला और इंटरनेट पर चेक किया। वहाँ एक नेगेटिव ट्रेंड ब्रेकआउट हो रहा था। एक्स सिंगर यानी मैं जंप डायरेक्टली बैक इनसाइड अ प्रोग्राम बाय यूजिंग शॉर्टकट्स। उसने शो की प्रोड्यूसर मिशेल के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं जस्ट शो पे एंट्री पाने के लिए, और ऐसी ही दूसरी घटिया और मलेशियस रूमर्स हम दोनों के कैरेक्टर्स पर लगाई जा रही थी। टॉनी का दिमाग गुस्से से फटने लगा। फेक बॉट्स और फेक अकाउंट्स पूरी सिचुएशन को सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला रहे थे। ये क्लियरली एक्शंस थे होराइजन मैनेजमेंट कंपनी के, जो मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। उन रिच किड्स ने ऑनलाइन इसे रोकने की कोशिश की, पर बॉट्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि वो अकेले इन ट्रोल्स को साइलेंस नहीं कर पाए। टॉनी पूरी तरह से गुस्से में था और उसने ठान ली, ओके ठीक है, अगर उन्होंने इस लेवल की डर्टी फाइट स्टार्ट कर दी है तो अब हम भी अपनी पूरी पावर और फोर्स के साथ मैदान में उतरेंगे। उधर होराइजन कंपनी के हेडक्वार्टर्स में बॉस ट्रेंट पहले से ही काफी फ्रस्ट्रेटेड था इन सब अनएक्सपेक्टेड एक्शंस की वजह से, क्योंकि उसके आर्टिस्ट मैक्स ने बिना पूछे बेसब्र होकर अपने लेवल पे इंटरनेट पर मेरे खिलाफ अटैक लॉन्च कर दिया था। बॉस ट्रेंट ने सब क्लियर करने के बाद प्रॉपरली ऑर्डर दे दिए थे कि मुझे क्रश कर दो। वो ये सोच रहा था कि वो एक बहुत बड़ी टॉप कंपनी है और मुझ जैसा एक अकेला पुराना आर्टिस्ट उनके आगे इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मीनवाइल मैं इस बात पर डीपली डिटरमाइंड था कि होराइजन वालों ने इस गंदी पॉलिटिक्स में बिना वजह मिशेल को ड्रैग कर लिया है। इस एक बात ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया था और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं बैक डाउन नहीं करूंगा। मैं कॉन्फिडेंटली मिशेल के पास पहुंचा। मैं उसे अपोलोजाइज करना चाहता था उन नेगेटिव रूमर्स की वजह से, पर मिशेल ने हंसते हुए बोला कि इस सब नेगेटिव पीआर से उसे पर्सनली कोई असर फील नहीं हो रहा है, बल्कि उसने बहुत स्ट्रांगली मेरे इस कमबैक डिसीजन का सपोर्ट किया। उसने मुझे ओपनली सजेस्ट किया कि मैं उनके म्यूजिक स्टूडियो का फ्री में यूज कर लूं ताकि मैं अपना नया रिकॉर्ड बना सकूं। सच में डायरेक्टर लियो ने वहां पर एक प्रॉपर स्टूडियो सेट अरेंजमेंट इजीली अलाउ कर दिया ताकि मैं वहां अपने गाने रिकॉर्ड कर सकूं। अब मैं और मिशेल उस स्टेशन पहुंचे। डायरेक्टर लियो वहां स्टूडियो के ग्लास रूम के बाहर हमारा वेट कर रहे थे। मैं अंदर गया, मैंने टेबल पे रखा पेपर और पेन लिया और डायरेक्टली एक नया गाना वहीं स्पॉट पर कंपोज करना स्टार्ट कर दिया। लिरिकल और म्यूजिकल कंपोजिशन मेरे दिमाग से स्मूथली एक मैजिक फ्लो की तरह निकल रही थी। मिशेल और डायरेक्टर बाहर खड़े हैरानी से मेरी ये फास्ट क्रिएशन देख रहे थे। डायरेक्टर लियो शॉक थे। सिर्फ 5 मिनट में मैंने पूरा एक नया सॉन्ग कंपोज कर लिया था और फिर मैं प्रॉपर म्यूजिक टूल्स के साथ रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, चाइनीज हार्प, पीहा और बेस गिटार, सब कुछ मैंने अकेले इंडिपेंडेंटली प्ले करके रिकॉर्ड कर लिया। ये एक नॉर्मल सिंगल आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने अकेले अपने दम पर एक पूरे म्यूजिक बैंड जैसी रिच साउंड और बीट बना ली थी। उस गाने का नाम था बिटवीन माउंटेन्स एंड रिवर्स। ये एक नेचुरल और ब्यूटीफुली परफेक्ट कॉम्पोजिशन थी जो मेरे पूरे लेवल और मास्टरी को दिखा रही थी। मैं कंप्लीटली अपने इमोशंस और म्यूजिक के फ्लो में बह चुका था। मैंने गाना बहुत ही स्मूथली गाया और मेरी आवाज में मेरे पिछले 10 साल का स्ट्रगल, दुख, इमोशन और अकेलापन पूरी तरह से झलक रहा था। उस गाने को सुनकर बाहर खड़े डायरेक्टर लियो की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे पुराने ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म अकाउंट्स 10 साल पहले ही इजीली बैन और रिमूव कर दिए गए थे। इसीलिए मैंने अपनी ये नई रिकॉर्ड की हुई वीडियो डायरेक्टली मिशेल के आर्म से टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड कर दी। शुरू में बहुत सारे हेटर्स और बॉट्स इंटरनेट पर मुझे स्ट्रिक्टली बदनाम कर रहे थे, पर जैसे ही ये नया म्यूजिक इंटरनेट पर ड्रॉप हुआ, लोग इसे सुनकर पागलों की तरह शेयर करने लगे। जैसे ही गाने के पूरे लिरिक्स और उसकी ब्यूटीफुल कंपोजिशन सामने आई, सारे हेटर्स और बॉट डायरेक्टली शट हो गए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 3 लाइंस लिखी थी, लिरिक्स बाय क्रिस, म्यूजिक बाय क्रिस, सॉन्ग बाय क्रिस। पुराने फैंस और नए फैंस सब लोग ये देखकर समझ गए कि असल टैलेंट क्या होता है। होराइजन कंपनी की बनी हुई ट्रोल आर्मीज और उनका नेगेटिव एजेंडा इस मास्टरपीस के आगे टोटली फेल हो चुका था। अगले ही दिन मेरे 10 ईयर एनिवर्सरी कॉन्सर्ट के टिकट सेल्स ऑफिशियली ओपन हुई और स्टेडियम की पूरी 70,000 टिकट्स बिना किसी एड या मार्केटिंग के डायरेक्टली सोल्ड आउट हो गई। वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में। सभी म्यूजिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ही चीज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी, द किंग इज बैक। मैंने इंटरनेट तोड़ दिया था, फिर भी मैं बिल्कुल शांत और काम था, अपने आने वाले कॉन्सर्ट पर फोकस किए हुए। दूसरी तरफ मेरी ये इमेंस पावर और हाइप देखकर मैक्स अपने होटल रूम को गुस्से में तोड़ फोड़ कर डिस्ट्रॉय कर रहा था। जब उससे मेरा सामना नहीं हुआ तो उसने डेस्परेट होकर ऑर्डर दिया कि 8,000 फेक ऑडियंसेस को हायर किया जाए ताकि वो उसके खुद के शो में आकर हल्ला मचाएं और फेक हाइप क्रिएट करें। उधर बॉस ट्रेंट, जो पहले बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, अब अंदर ही अंदर डरने लगा था। उसे रियलाइज हो गया था कि मेरी वापसी का ये फ्लड उन्हें बहा ले जाएगा। इसीलिए ट्रेंट और होराइजन के बाकी बॉसेस ने मिलकर प्लान किया कि मेरे कॉन्सर्ट में एक बड़ा एक्सीडेंट या टेक्निकल फेलियर क्रिएट किया जाए ताकि मेरा कमबैक कंप्लीटली रूइन हो जाए। कॉन्सर्ट की रात आ चुकी थी। मेट्रो सिटी का वो मैसिव स्टेडियम कंप्लीटली फुल था। हजारों फैंस बाहर लाइन में डीपली वेट कर रहे थे। सबके हाथों में मेरे नाम के बैनर्स और ग्लोइंग लाइट स्टिक्स थे। माहौल में एक अलग ही मैजिक था और सब अपने आइडल स्टेज पर आने का सब्र से वेट कर रहे थे। एंड बैक स्टेज पर मैं पूरी तरह से रेडी था, कॉन्फिडेंट और बिल्कुल शांत। मैं एक ऐसी ग्रैंड परफॉर्मेंस देने के लिए
तैयार था जो हिस्ट्री क्रिएट करने वाली थी। लाइव स्ट्रीमिंग के राइट के लिए टिकटॉक ऑफिशियल वालों ने कंप्लीटली एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट खरीद लिए थे, वो भी 50 मिलियन युआन देकर। ये एनॉर्मस अमाउंट सुनकर टोनी और बाकी सब स्पॉन्सर शॉक में थे। फैंस का प्यार इतना ज्यादा था कि उन्होंने ऑनलाइन डोनेशंस और वर्चुअल गिफ्ट्स भेज कर उस ब्रॉडकास्ट की इनकम को आसमान पे पहुंचा दिया था। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही लाइव स्ट्रीम पर एक साथ 23 मिलियन लोग जुड़ चुके थे और देखते ही देखते ये नंबर जंप करके सीधा 100 मिलियन व्यूअर्स क्रॉस कर गया। इनकम और व्यूअरशिप के सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एक झटके में टूट चुके थे और फिर कॉन्सर्ट आखिरकार स्टार्ट हुआ। गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।